बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर साहब का 2 रोज़ बाद आखिरकार हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब को मौसूल हो गया। तकरीबन 2-2:30 बजे का वक्त था कि जब इस्तीफ़ा मौसूल हुआ गवर्नर हाउस में, और मौसूल करने वाला का नाम भी इमरान खान था। मौसूल होने के बाद अब कानूनी तौर पर महसूस ये होता है कि खैबर पख्तूनख्वा नए वज़ीर आला के इंतखाब की तरफ बहुत जल्द बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या आसाराइयाँ ये हो रही थी कि नए वज़ीर आला का इंतखाब हो नहीं पाएगा। अगर हो पाएगा तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो किसी नए आदमी को वज़ीर आला बना ले, और नया आदमी भी वो कि जिसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। वज़ीर आला बनने के बाद क्या सूरत हाल बन सकती है, ऑपरेशन के क्या मामलात होंगे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अंदर पाकिस्तान की कामयाबियाँ कैसे मज़ीद बेहतर हो सकेंगी एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब अफ़गान तालिबान भारत से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्या ये कोई नेचुरल फितरी इत्तेहाद होगा, या इसका अंजाम वैसा ही होगा कि जैसा इससे पहले मुख्तलिफ कोशिशों का होता रहा कि जब तालिबान को किसी ने तस्लीम नहीं किया था और पाकिस्तान ने ही तस्लीम किया था। प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ पहले से मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। साथ में ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से लिहाज अली, उन्होंने हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनका भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सर इब्तिदा सर आपसे ही करनी है क्योंकि थोड़ी देर में लिहाज अली भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर सूरत हाल इस वक्त ये है कि रात भी हमने देखा कि एक बड़ी कार्रवाई हुई डेरा इस्माइल खान में पुलिस सेंटर के ऊपर, और कुछ देर पहले जो है उसकी तस्दीक भी हुई है कि उसमें शहादतें हुई हैं पुलिस एहलकारों की। पुलिस एहलकारों ने बड़ी जो है वो जाफिशानी से मुकाबला किया दहशतगर्दी का। सर ये जो नई लहर है इसमें जवानों की शहादतें भी हुई हैं, अफसरान की शहादतें भी हुई हैं, फिर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इसके हवाले से मामलात भी सामने आ रहे हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें वो कहते हैं कि जी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और इसके साथ साथ सियासी मामलात के ऊपर भी उन्होंने जो इससे रिलेटेड चीज़ें थी उसके ऊपर भी डिस्कशन की। सर क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? भारत के साथ गठजोड़ की वजह से ये अचानक तेज़ी आ गई है, क्या इसकी रीज़न है सर? देखें, एक तो जाहिर है कि जो मार्केट हक में भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई है और दुनिया में इनका मुंह काला हुआ है, अपने अवाम के सामने शर्मिंदा हुए हैं, उनके सामने दे हैव नो फेस तो उनको दिखा सके, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं कंटिन्यू। फिर वो भी इस सूरत में प्रॉक्सीज में हिटलर खारिज फितुल हिंदुस्तान की सूरत में ये कर रहे हैं। फिर आपके सामने अफगान तालिबान के जो फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं, 8 दिन रहेंगे, और वहाँ इंडिया ने अब काबुल का जो अपना सफारतखाना है उसको पूरा फुल स्केल वो ओपन कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की ज़्यादा तशवीश भी, और ये हमारे अफगान तालिबान जो भाई हैं इनको भी समझना चाहिए कि आप पाकिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, फिर हमारे रीजनल ताल्लुकात है, कल्चरल है, हम हर लिहाज से आपको सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ से आपको गन्ना भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं, अफगान ट्रांजिट का पूरा सपोर्ट करते हैं। हम आपसे एक चीज डिमांड करते हैं ना कि अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल ना करने दें, आप वो भी नहीं मानते हैं। तो उसके बाद इसमें देखा जाए सेकंड जो DGISPR ने कल, अगर आपने देखा, उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात की है कि जो इनलीगल स्पेक्ट्रम में जो जहाँ के लोकल कुछ पॉलिटिशियंस, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेस कम्युनिटी में वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो जहाँ से स्मगलिंग एंड नार्कोटिक्स आती है, फिर उसके बाद ये अदर स्मगलिंग होती है, स्मगल गाड़ियाँ आती हैं, टायर्स आते हैं, सिगरेट्स आते हैं, हुंडी का पैसा आता है, ये इनको दबाएं तो फिर ये करते हैं। फिर KP के गवर्नमेंट में आपके सामने हमें पूरी सपोर्ट नहीं है, और ये सबसे ज्यादा 70% कैजुअलिटी का ऑपरेशन जो वो वहां पर हो रहे हैं। तो इसीलिए वारकार ये देखें, याद रखें, फर्द वाहिद कोई भी नहीं होता, रियासत से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी रियासत हमारी माँ है, हमने उसके लिए वो आपको अपने आगोश में तो ले लेगी, लेकिन उससे ऊपर कोई नहीं है, याद रखें। और अगर आपकी वहाँ हुकूमत की पॉलिसी हो, एक हुकूमत की कि जी हमने यहाँ से फौज चली जाए, ऑपरेशन ना करें, हम जाके काबुल से मुज़ाकरात करना चाहते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, क्योंकि ये फेडरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चीजें इनको इनकरेज करती है। और अगर जहां भी फेडरल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं होंगे, वहां पर ये प्रॉब्लम होगी, और दैट इज हाउ KPK में ये प्रॉब्लम हो रही है। और अभी हुकूमत ने, सिक्योरिटी फोर्स ने फैसला कर लिया, उन्होंने सहूलतकारों के लिए भी, इन्हीं के लिए, सबके लिए कहा कि आपके लिए 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप इनके ठिकाने बताएं, अगर आप वो नहीं बताते तो आप इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करें, नहीं करते हैं तो तीसरा आप फिर रियासत, आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मस्जिदों में जाते हैं, वहां ये बॉम्ब बनाते हैं, अपने को रिफ्यूज लेते हैं, पॉपुलेशन एरिया में जाते हैं, औरतों बच्चों को शील्ड बना के वहां पर अभी आप धमाके हुए,
तो ये चीजें वहां के लोकल जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वहां के जो नोटेबल वो नहीं सपोर्ट करेंगे, तो ये कैसे मसला हल होगा। एक और प्रॉब्लम होती है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, एक एरिया को क्लियर करते हैं, उसके बाद उस क्लियर एरिया को करने के बाद जब फौज वहां से निकलती है या आगे जाती है, तो उस जगह को वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उसको टेक ओवर करना होता है। वो नहीं करती। वहां के लोकल्स को साथ इन्वॉल्व करें, हर एक के पास तो वेपन होता है वहां पे फॉर्ट एरिया में, तो कम से कम उनको ये होना चाहिए कि आइंदा के लिए अगर वहां कोई आए, छुपने की कोशिश करें, आप खुद भी कार्रवाई करें और हमें बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये इस वजह से ज्यादा सर्च हो रहा है। फिर अमेरिकन वेपन एमरजेंसी छोड़ के चले गए $7 बिलियन का, वो वहां पर उनके हाथ लगा हुआ है। लेटेस्ट उसमें नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज है, राइफल की रेंज ज्यादा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके लिए आई थिंक पाकिस्तान ने अमेरिकन से बात की, तभी तो BLA को, मजीद ब्रिगेड को टैक्स ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं सर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ कि अमेरिका का असला है, अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि उस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी दोबारा फैले, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस हद तक खड़ा हो सकता है इस सारे ऑपरेशन के अंदर के जो पाकिस्तान अब एक शिद्दत के साथ शुरू करने जा रहा है। लिहाज अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मैं सर ज़रा सियासी सूरत हाल और फिर खासतौर पर डेरा इस्माइल खान में जो कल कार्रवाई हुई उसका जायजा ले लूँ। लिहाज साहब, डेरा इस्माइल खान में जो कार्रवाई है उसकी क्या डिटेल आपके पास है? कुछ डिटेल्स तो हमारे पास आई हैं कि जी उसमें शहादतें हुई हैं पुलिस अफसरान की, हुआ क्या था, वाकया क्या था, अब क्या सूरत हाल है? अच्छा, इस तरह हुआ है कि डेरा इस्माइल खान में जुम्मे की रात को वहाँ पर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जो डी खान सिटी से थोड़ा सा बाहर है, वहाँ पर एक अटैक हुआ था। एक खुदकुश हमलावर ने पहले बारूद से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की गेट से टकराई और फिर वहाँ पर मजीद जो है वो खुदकुश हमलावर दाखिल हुए, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर मुकाबला किया और मुकाबला बताया जा रहा है कि 6 घंटे तक जारी रहा। इन 6 घंटों के दौरान 6 जो है वो दहशतगर्द मारे गए, 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 13 जख्मी हुए हैं। इन जो 7 पुलिस एहलकार हैं इनमें से 4 रिक्रूट्स है और 3 है वो रेगुलर पुलिस एहलकार थे। जहाँ पर ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पर ये हमला हुआ है, वहाँ पर तकरीबन उस वक्त जब ये हमला हो रहा था तकरीबन 200 के करीब जो थे वो पुलिस एहलकार और उसके ट्रेनर्स मौजूद थे। जी अच्छा, लिहाज साहब ये बताइएगा कि अब अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मौसूल हो गया है गवर्नर KPK को, उस पर टाइम वाइम भी लिखा हुआ आ गया, सब कुछ है, अपनी जगह मामलात हैं, लेकिन कल मेरे साथ मोहसिन बेग साहब और रऊफ कलसरा साहब थे, उनका कहना था ये इतना आसान नहीं होगा कि तब्दीली इतनी जल्दी और इतनी रैपिडली हो जाए जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। तो क्या रुकावटें आ सकती हैं इस सारे प्रोसेस में? मेरे ख्याल में तो अब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि गवर्नर ने इस्तीफे की बाकायदा तौर पर रिसीविंग दे दी कि जी मैंने इस्तीफा रिसीव भी कर लिया। अब ये जो इस्तीफा है, अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को ब्रीफिंग दी सलमान अकरम राजा ने, जो पार्टी की सेक्रेटरी जनरल और माहिर कानून में, उन्होंने आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 का हवाला दिया और उसने कहा कि बेसिकली ये यूनिलेटरल जो है वो रेजिग्नेशन है, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि गवर्नर इसे मंजूर करेगा, ये आज खुद जो है वो मंजूर हो चुका है। और उसने कहा कि पीर के दिन जो है वो नई वजीर आला का इंतखाब होगा। सूबाई असम्बली जो है वो आज इस मुतालिक बाकायदा शेड्यूल जारी करेगी। एक जो कियोस क्रिएट किया गया था वो बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल में खात्मे के करीब है, और जो खैबर पख्तूनख्वा में था शायद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुहेल अफरीदी पर अटकी हुई है। और ये भी थोड़ी देर पहले दोहराया भी गया कि सुहेल अफरीदी पीर के रोज खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला बन जाएंगे और शायद उसी रोज वो हलफ भी ले। जी, लेकिन आपने लिहाज साहब एक बात की कि जी क्या से क्रिएट किया गया था। सर किसने क्रिएट किया था? अली अमीन गंडापुर साहब ने जब इस्तीफा ठीक तरीके से दिया ही नहीं, हाथ से लिख के देना होता है इस्तीफा, वो इस्तीफा इमरान खान साहब की हिदायत पे यानी कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर की बुनियाद पे कंप्यूटर से लिख के दे रहे हैं, फिर वो ये तवक्का करें कि कबूल हो जाए। फिर ये तो चाहे कि पहली तूफान नहीं हो गया कि आपने खुद प्रोसीजर गलती की हो और फिर आप खुद जो है वो चलना शुरू हो जाए कि हमारे खिलाफ पता नहीं क्या हो गया। मुखालिफिन तो ये बातें करते हैं ना कि आपको मुंतखब नहीं होने देंगे, चले वो तो उनका हक है, लेकिन जिसने इस्तीफा देना है, जिसने इस्तीफा मंजूर करना है, जिसने नए इंतखाब की तरफ जाना है, जिसने नया वज़ीर बनवाना है, अगर वो बेवकूफ़ी करेंगे उसके बाद इल्ज़ाम दूसरे पे डालें, ये क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? फवाद साहब, मुझे आपसे इस मुतालिक शदीद इख्तिलाफ है। जी सर। इख्तिलाफ ये है, गवर्नर उसको कर ले कि मुझे इस्तीफा मौसूल हुआ है और वापस कर दे। गवर्नर इस्तीफा वापस क्यों नहीं भेज रहा था? कर देता ना, तो गवर्नर बता देता कि हाँ हाथ से लिखे वो रेजिग्नेशन चाहिए। मुझे ये बताया जाए कि जो 17 जनवरी 2023 को
महमूद खान का इस्तीफा कबूल किया जा रहा था, क्या वो हाथ से लिखा हुआ था? बिल्कुल नहीं। उसे क्यों कबूल किया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको पता है, जब हवाओं का रुख ठीक होता है तो सब कुछ कबूल किया जाता है, वरना ये जरूरी नहीं है कि मैं भी तो इस तरह किया जा सकता है। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अगर इस्तीफे को रिसीव करता, वापस कर देता कि आप हाथ से लिखा वो इस्तीफा बनाए मेहरबानी मुझे भेजिए, तो मैं कहता था कि हाँ ये ठीक है। वो तो इस्तीफा आपको पता है गेट पर रिसीव किया गया था नायब कासिद के जरिए और गेट पर ही रुका हुआ था। सिर्फ ये पूछना था गवर्नर साहब से कि इस्तीफा गवर्नर हाउस में दाखिल क्यों नहीं हो रहा था। आप बता देते कि अली अमीन साहब आप बराए मेहरबानी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इस इस्तीफे की बाकायदा पर तकरीबन 48 भी पेश आया, बार बार जो है वो मुख्तलिफ चीजें कवानीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को, सूबाई सेक्रेटेरिएट को, महकमे कानून को वापस भेजता है। यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? शायद यहाँ पर वो फैसला था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास वो इख्तियार ही नहीं था। जी ठीक हो गया। चले मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से कुछ अमेरिका के हवाले से मालूमात लेना चाहता था कि अमेरिका का क्या रद्दमल होगा। आप मेरे साथ रहिए क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से भी एक दो बड़े अहम सवाल आपसे रहते हैं लिहाज। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका का क्या रद्दमल होगा इस सारी सूरत हाल पे कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है? क्या पाकिस्तान अमेरिका से भी कोई बात कर सकता है कि आप असला छोड़ गए थे, ये हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, आप यहाँ पर दहशतगर्दी छोड़ गए थे, वो हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है? कोई अमेरिका का रोल हो सकता है सर? दुनिया का, आलमी दुनिया का रोल हो सकता है सर सारे इस मामले के अंदर? देखें, इस वक्त बात यह है मंसूर के इस वक्त पूरी ग्लोबल टेररिस्ट जो कंट्री के टेररिस्ट है ना वो है अफगानिस्तान में 24 जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, और सिर्फ पाकिस्तान तनहा ये ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर रहा है। तो ये अमेरिका की और इवन यूरोपियन यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वंस से लेफ्ट सो मच 7.2 बिलियन का वेपन हम से छोड़ के गए हैं, तो जब आपने इतना कुछ छोड़ा तो आपको रियलाइज करना चाहिए था कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा। ये जाहिर है कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में लग जाएगा। ये इट्स नॉट ओनली के ख्वारिजों के हाथ में है या ये ख्वारिज हिंदुस्तान के हाथ में है, ये तो अलकायदा के पास भी है, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो टर्की को थ्रेट करती है उसके हाथ में भी है, जिसने अदल भी है, इसमें जंडोला ग्रुप जो ईरान का वो भी है, सबके हाथ में लगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से कहे कि देखें आपने ये कुछ किया, वी आर द ओनली कंट्री फाइटिंग अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, तो इसलिए वी नीड योर सपोर्ट, चाहे हमें वो एपीसी दें, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी दें, ताकि हमें इनकाइन दें ताकि हम इनका मुकाबला उसी मैचिंग वेपन सिस्टम से कर सके जो अभी तक हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। लाइकवाइज यूरोपियन यूनियन को भी कहना चाहिए और चाइना को भी कहना चाहिए, बिकॉज चाइना ईरान आपने देखा अफगानिस्तान में बहुत माइनर मिनरल कॉपर्स निकाल रहे हैं और बड़ा पैसा दे रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट पे भी और वो अपने लेवरेज इस्तेमाल करे कि उनको मना करे कि देखिए आप इंडिया से ताल्लुकात कर रहे हैं, इंडिया तो चाहते ही कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, ये रीजन स्टेबलाइज होगा तो फिर इकोनॉमिक तरक्की कहाँ से होगी। इसलिए दोनों को करें, अमेरिका को भी और यूरोपियन को भी खुल के बताएं, चाइना को बताएं, और हमें ईरान को बैठ के पाकिस्तान, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान को बैठ के मसले को हल करें। चारों स्टेक होल्डर है। साउथ साइड पे हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, नॉर्दर्न अलायंस पे ईरान का इन्फ्लुएंस है, तो अगर ये और फिर अफगान तालिबान से बैठ के इनसे मुज़ाकरात किए जाए, क्योंकि हमने तो उनसे एक ही डिमांड की है ना कि आप अपनी सरजमीन, आपने कमिटमेंट की दुआ में कि अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, सो प्लीज स्टॉप देम। हम आपको इसके बदले हार से सहूलत देते हैं, चीनी भी देते हैं, गन्ना भी देते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं, आपको अफगान ट्रांजिट भी देते हैं, हर किस्म की सपोर्ट देते हैं, तो एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू। अदरवाइज फिर हम फोर्स होंगे, हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, ड्रोन इस्तेमाल करें। आई पर्सनली थिंक अभी वक्त आ गया कि आगरा में जहाँ पर टीटीपी की लीडरशिप है और जो कि वहाँ वी शुड गो, ताकि लीडरशिप जैसे ईरान ये इजराइल मारता है, वी शुड डू इट, इनको खत्म कर लीजिए, नूर वली मसूद को और गुलबदन यार को, इनको सबको देखें। आप देखें जब इनकी लीडर खत्म ये एकदम बैठ जाएंगे बिल्कुल। तो ये अब मेरे ख्याल में आप मिनट सोच कर रही होगी या भी हमें इस तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत। ठीक हो गया। अच्छा लिहाज साहब, ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब से क्या तवक्का आप करेंगे, वो अगर मुंतखब हो जाते हैं, कब तक एक तो उनके इंतखाब का अमल हो जाएगा, पीटीआई क्या सोच रही है, क्या इसका प्रोसीजर होगा, और अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद पहला उनका स्टेप क्या होगा? क्या इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए फिर कोई 26 नवंबर की डेट आएगी, क्या होगा सर? फवाद साहब, इस तरह के आपको पता है कि बहैसियत रुकनी असम्बली या बहैसियत वजीर और बहैसियत वजीर आला
ये दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो सुहेल अफरीदी से तवक्को है कि वो उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जिम्मेदाराना बयानात देंगे, न कि महाज़ाराई की सियासत करेंगे। ये मेरी तवक्को भी पीटीआई की नहीं, लेकिन एक सवाल यहीं पे पैदा हो जाता है लियाज भाई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो जिम्मेदाराना बयानात को कबूल करेगा? क्योंकि वो तो चाहता नहीं है इस तरह के जिम्मेदाराना मामला। अगर जिम्मेदाराना बयानात देने हैं, मामला इतने अच्छे चलाने हैं, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब में क्या बुराई थी? अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक जो वर्कर का इल्जाम था कि वो बुनियादी तौर पर दोनों साइड से खेल रहे हैं, हाँ। और वर्कर को कबूल नहीं था, तो यही वजह थी। और उसकी शिकायत भी की गई कि रेपुटेशन भी जो काफी हद तक खराब हो गई थी। गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से भी उस पर इल्जामात थे। सुहेल अफरीदी साहब से गवर्नेंस की कोई तवक्कुआत नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फवाद साहब की गवर्नर जो है, गवर्नेंस सुहेल अफरीदी ने, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा इसी असम्बली हॉल में यहाँ पर वजीर है उसकी हैसियत से सुहेल अफरीदी ने बड़ा वाज़ेह किया था कि हमें वोट यहाँ पर तरक्याती कामों के लिए नहीं, बल्कि हमें वोट इमरान खान की रिहाई के लिए मिला है। तो इसी वजह से एक तो इमरान खान ने जो काट के लाए वो यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो एहतजाजी सियासत में उस तरीके से हिस्सा नहीं ले रहे थे। शायद अब तवक्को पार्टी वर्कर्स और इसके अलावा जो पार्टी की चेयरमैन है उनको उससे कि अली अमीन जो सुहेल अफरीदी हैं वो एक तो पार्टी में बाकायदा तौर पर वर्कर को एक्टिवेट करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे और साथ ही साथ एहतजाजी सियासत भी शुरू करेंगे। तो अब ये है कि इस्लामाबाद मार्च भी होगा, लेकिन इस्लामाबाद मार्च से पहले खैबर पख्तूनख्वा की तौर पर जहाँ पर उसकी मेरी करीबी ज़राई से बात हुई है तो कह रहे थे कि पहले खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, उसके बाद इस्लामाबाद या इस जानिब कोई एहतजाजी मुजाहरा होगा। लेकिन फवाद साहब इससे बड़ा मसला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन के मुताल्लिक है, और शायद जारी ऑपरेशन जारी है बाजोड़ में, शुमाली वजीरिस्तान में, इसके अलावा खैबर में। इस मुताल्लिक सुहेल अफरीदी से वर्कर्स और इसके अलावा जो सूबे के उनके वर्कर्स हैं वो तवक्को जाहिर करें कि उनके मुताल्लिक उनका सख्त मौक़िफ़ अपने। फवाद साहब बस आखिरी नुक्ता है और ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन और यहाँ पर उनकी जो इंटरमेंट सेंटर है उसके मुतालिक एक कानून पर हुक्म इम्तिनाई लिया है 2019 से, और 2019 से वो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन है। अब शायद इस वक्त एक प्रेशर है जो सुहेल अफरीदी पर कि वो स्टे वापस लिया जाए, तो उसके बाद यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशन होंगे उसको जो कानूनी कवर है या जो इंटरमेंट सेंटर है वो कानूनी कवर ऑटोमेटिकली उसका खत्म हो जाए। शायद फिर वफाक अपने इख्तियारात जो है वो खुद इस्तेमाल करें। अब ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या फ्यूचर लगता है कि क्या कोई आने वाला कोई भी फर्द हो केपीके के अंदर वो रोड़े अटका सकता है दहशतगर्दी के खिलाफ किसी कार्रवाई को, कि जब वो नेशनल एक्शन प्लान का खुद भी हिस्सा हो? देखें, अगर जो भी आता है वो मुहिब्बे वतन है और हमारे पश्तून भाइयों से उनकी उसकी दिली मोहब्बत है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करेगा। इसलिए 70% जो ऑपरेशन है और सबसे ज्यादा नुकसान जो हमारे पश्तून भाइयों ने उठाया है, चाहे उनकी फैमिली सिविलियंस का हो, प्रॉपर्टी का हो, लाइफ का हो, पुलिस का हो, एफसी का हो, आर्मी का हो। इसलिए ये ऑपरेशन तभी कामयाब होते हैं जब फुल सपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, वहां के अवाम की हो। अवाम पिन पॉइंट करें कि देखें जी वहां पर आके दहशतगर्द छुपे हुए, हम मजबूर हुए में, हमें उन्होंने जरगमाल बनाया हुआ है, हमारी मदद करें। दैन सिक्योरिटी पर इमीडिएटली काम, और जब एरिया क्लियर करते हैं फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके वेपन भी होते हैं, आपके पास वो आपके जो सरदार होते हैं, मलिक, वो भी होते हैं। अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करें कि आइंदा के लिए कोई भी दहशतगर्द अगर आता है फौरन सिक्योरिटी फोर्स को बनाएं। जब तक आपकी आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी केपीके में, अदरवाइज ऑल ओवर सब जगह पाकिस्तान फौज को सपोर्ट है तो ये मुश्किल होता है। करेंगे आपके सामने फौज, फील्ड मार्शल आसिफ ने बड़ी क्लियर बात की कि जी हम ऑपरेशन भी करेंगे, सेक्रीफाइसेस भी देंगे, शहादतें भी देंगे, लेकिन अगर आपने जड़ से खत्म करना है तो लोकल जो खास तौर पे स्मगलिंग में, नारकोटिक्स में, टायर स्मगलिंग में, गाड़ियों में इन्वॉल्व से पैसा कमा रहे हैं, वो पैसे इधर जाते हैं ना, ये खतरनाक है। इसको हर हालत पे खत्म करना है और इसके लिए बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका, लिहाज अली साहब आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलें।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ताहिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खासतौर पे अफगान अमूर के माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ताहिर साहब फरमाइएगा कि भारत की तरफ तालिबान का ये झुकाव जो हालिया हमें नज़र आ रहा है, इसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस है, किसी ख़ास वजह से है, या आम तौर पर ऐसा ही होना था? चाहे पाकिस्तान का कितना ही हुस्न सलूक अच्छा होता, पाकिस्तान के साथ किसी नाराज़गी की वजह से भारत से पींगे बढ़ाई जा रही हैं तालिबान हुकूमत की जानिब से। क्या बैकग्राउंडर इसका सर क्या आपको दिखता है? बैकग्राउंड का अगर आपने जिक्र किया है तो बैकग्राउंड फिर तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ था और मामला कहाँ तक पहुंचा, वो फिर ज़रा थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए। लेकिन चलो मुख्तसर सा आपको बताता हूँ बैकग्राउंड भी। बुनियादी तौर पे जब मॉस्को फॉर्मेट शुरू हुआ था, मॉस्को फॉर्मेट एक मुशावरत का एक फोरम है, रूस ने शुरू किया था 2017 में, और बाद में 2018 में उन्होंने रूस में अफगान तालिबान को दावत दी थी उसमें, और वो गए भी थे। जो सियासी दफ्तर था वहाँ पे कतर से, वहाँ पर चूंकि 11 ममालिक थे और उसमें इंडिया भी था, इनके एक इंटरेक्शन वहाँ से शुरू हुई थी। और जब 29 फरवरी को मुआहदे पे दस्तखत हुए कतर में अमेरिका और तालिबान का, तो वहाँ जो सफ़ीर थे उससे भी शेर अब्बास तानकज़ई जो एक वक्त में दफ्तर के सरबराह भी थे, वहाँ उनकी मुलाकात हो गई। बुनियादी तौर पे मॉस्को फॉर्मेट से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर ख्वाहिश थी तालिबान की कि भारत के करीब हो जाए। फिर भारत ने भी कुछ मैसेज देते रहे, और एक मैं मिसाल देता हूँ कि तकरीबन कोई 2 साल पहले जब साबिक हुकूमत के सफ़ीर जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भारत ने उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं करवाए, लिहाजा वो एम्बेसी बंद करते हैं, और फिर वो वहाँ से यूरोप चले गए थे। फिर तालिबान ने उस एम्बेसी को कंट्रोल कर दिया था, मुंबई को कौंसल खाना भी तालिबान के हवाले कर दिया था। ये थी एक मुख्तसर सी, और फिर आना जाना पहले होता था, लेकिन कुछ खबरें नहीं आती थी उसमें। जेपी सिंह नाम से एक इंडियन डिप्लोमेट था, और वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का था, और अफगानिस्तान के लिए वो उनके खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत उनकी होती थी। वो कभी खुफिया कभी पब्लिकली वो आता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें मुल्ला याकूब से हो गई, वो पब्लिक हो गया। फिर अमीर खान मुत्तकी की 2 जनवरी में दुबई में मुलाकात हो गई फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया से, और फिर 2 मरतबा टेलीफोन पे बात हुई। बस सिलसिला चलता रहा, दोनों की मजबूरी बन गई थी। और हाँ, आखिरी बात इस मौजू पे कि इंडिया को जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान के साथ मामला ज़रा अफगानिस्तान के ठीक नहीं रहे, तो फिर उन्होंने मजीद 2022 में उन्होंने सफारत खाना, उस वक़्त तो कुछ टेक्निकल टीम भेजने की बात की थी कि हम कुछ लोग भेजते हैं। और कल आपको याद होगा कि कल उन्होंने जो ताल्लुकात हैं वो भी सफ़ीर की हद तक बढ़ा दिए हैं, और सफारत खाना खोलने का फुल सफारत खाना तो वैसे खुला था। तो ये एक प्रोसेस था। और लेकिन पाकिस्तान के साथ कशीदगी को देख करके इंडिया ने मजीद अफगानिस्तान में कोशिश की कि वो ताल्लुकात भी बढ़ाए तालिबान के साथ, और इससे फ़ायदा उठाए। अच्छा ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कितना फ़ायदा इंडिया उठा लेगा इससे, कितना फ़ायदा पाकिस्तान उठा लेगा, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो जाएगा, अफगानिस्तान कितना फ़ायदा उठा लेगा? यानी कि अफगानिस्तान कैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से कोई तिजारत बढ़ा सकेगा, क्या करेगा? क्या कोई बराह रास्त शरत तो लगती नहीं है? मेरी नज़र में एक बात करूंगा, फिर आपके सवाल की तरफ भी ज़रा कुछ हिस्सों की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में यही सूरत हाल रही जो मौजूदा है, जो कि पाकिस्तान के जो खदशात है वो बिल्कुल जायज़ है, पाकिस्तान की जो डिमांड है वो सिर्फ हम नहीं कहते कि वो जायज़ है, TTP के और दीगर ग्रुप्स के हवाले से दुनिया और ये खित्ता ये पाकिस्तान के इन खदशात के साथ बिल्कुल वो एग्री कर गया है। पहले वो पाकिस्तान से कहा करते थे कि आप ज़रा गुजारा करें, दबाव ना डालें, तो दोस्त ममालिक जो थे, रीजनल ममालिक थे। और अब आपको याद होगा इसी मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग की मैंने बात की जो इसी हफ्ते के शुरू में मीटिंग हुई है, तो उससे एक दिन पहले पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान की 4 ममालिक के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं उनकी वहाँ पर मीटिंग हुई, और उनका एलामिया आप पढ़े, उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें जिक्र होता है TTP का, BLA का, मजीद ब्रिगेड का और दीगर जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते। फिर चाइनीज़ की अपना वो जो वहाँ उनकी ETIM के नाम से जो मशरकी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो उनके अब खदशात सबके तकरीबन एक हो गए हैं और बयानात में उसका जिक्र होता है। जब बयानात में जिक्र होता है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तान को एक लिहाज से
अगर यही हमारे कशीदगी वाला सिलसिला रहा तो भारत मजीद उनकी तरफ आएगा। और फिर जाहिर बात है कि पाकिस्तान बार बार कहता भी है, कल भी DGISPR ने पेशावर में भी कहा था कि इंडिया उनके बकौल जो प्रॉक्सीज है उनको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सॉइल से। और ये पाकिस्तान का काफ़ी अरसे से यही वाला यानी जो पाकिस्तान जो बार बार कहता है वही कहता है। तो मेरे ख्याल में हमें भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह हम मजीद यानी जो हमारी स्पेस है अफगानिस्तान में वो मजीद कम ना हो जाए, क्योंकि आपका स्पेस जब कम होगा तो दूसरे तो बैठे हैं इस काम के लिए कि कैसे हम जाकर के वो कैप्चर करें वो है। तो बावजूद हमारे खदशात के, और मैंने कहा कि हमारे जायज खदशात के, क्योंकि जो सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुए बदकिस्मती से वो तो किसी भी पड़ोसी मुल्क में तो नहीं है, न ईरान में है, न चीन में है, न उज़्बेकिस्तान में है, न किसी और मुल्क में है। जिस तरह हमारी आज भी आपने अभी ISPR का जो बयान आया है कल डेर इस्माइल खान के हमले के हवाले से, तो शहादतें आज भी हुई है। 2 दिन पहले वो जो औरंगज़ेब ज़िले का था, फिर खैबर में 11 फौजी शहीद हुए हैं। तो ये मतलब है कि इन अफगानिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है, जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि आप हमारी मदद करें, आप इन लोगों को रोकें। सर लेकिन ताहिर साहब आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है अफगानिस्तान की, तो क्या अफगानिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके? इतना बड़ा खित्ता है, कमज़ोर गवर्नेंस है, मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, पैसों का भी मामला होगा। क्या अफगानिस्तान अगर चाहे भी तो वो कंट्रोल कर सकता है, इनको समझा सकता है, बिठा सकता है, मार सकता है, पकड़ सकता है, बंद कर सकता है, रोक सकता है? कैपेबिलिटी का सवाल तो लोग उठाते भी हैं, लेकिन जब कैपेबिलिटी का सवाल हो, मसला हो, वसाइल कम हो, तो फिर वो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे ऐसे ममालिक होंगे, ऐसे लोग होंगे जो इन मामलात में मदद कर सकते हैं। और जिस तरह तालीम का मसला ख़वातीन का, मैंने कई ममालिक से सुना है कि अगर तालिबान राज़ी हो जाए तो जो उनके अखराजात हैं, वो जो चीज़ें हैं वो उनको देने के लिए तैयार है, फंडिंग देने के लिए तैयार है, लेकिन वो मसला भी हल नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि ये टेंशन भी ना हो। चीन ने बड़ी कोशिश की है, दीगर ममालिक ने की है, किसी का सामने नजर आता है, किसी अपने खामोश डिप्लोमेसी से करते हैं। तो कैपेबिलिटी का सवाल तो बिल्कुल है, लेकिन मैंने अभी सुना आमिर खान मुत्तकी को इंडिया में वो बोल रहा था कि ऐसी 1 इंच जमीन भी नहीं है जो तालिबान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। अच्छा, आप इस बात पे यकीन करते हैं? ताहिर साहब, आप तो बड़े करीब से जानते हैं, ये सियासी बयान है या हकीकी बयान है कोई? नहीं, ये हकीकी बयान है, ये हकीकी बयान है। नहीं सर, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ सर। क्या ऐसी कोई 1 इंच जमीन है कि जिसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल वाकई ना हो? नहीं, ऐसी जमीन तो नहीं है। जो उनकी हुकूमत थी ना 96 से 2001 तक, अक्टूबर तक, तो उसमें तो पंजशेर उनसे बाहर था, उस तरह स्ट्रांग तो नहीं थे तालिबान। तो इस दफा तो वो सूरत हाल नहीं है, तमाम सरहदात जो है वो इनके कंट्रोल में है। तो मदद पाकिस्तान की वो कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो कंसर्न है वो कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर डेर इस्माइल खान में, वो कभी कभी कहते हैं ना कि जो अगर डेर इस्माइल खान में हमला होता है तो वो तो हमारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो दूर है और उसकी जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बनती है। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है, दुनिया कहती है कि ये ग्रुप्स जो है ये अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, तो चलो हमारी बात तो छोड़ दो, हमारे से तो आपके ताल्लुक खराब है। लेकिन आपके जो बड़े, रूस ने आपको तस्लीम किया है, चीन आपके साथ करीब, चीन पहला मुल्क था जिन्होंने आपका सफीर उसको तस्लीम कर लिया, अपना भी फुल सफीर भेजा। ईरान आपके साथ अच्छे ताल्लुकात है, तुर्की के हैं, सेंट्रल एशिया ताजिकिस्तान के अलावा सबके अच्छे हैं। वो भी तो आपसे यही कहते हैं ना कि इन एक्शन लो, और सुनते हैं, आज भी सुना। लेकिन दुनिया इस मौक़िफ़ से मेरे ख्याल में मुत्तफिक नहीं है। रीजन जो है ना, रीजनल कंट्री, वो भी इससे मुत्तफिक नहीं है। तो लिहाजा अफगान तालिबान को देखना पड़ेगा कि अगर पूरी दुनिया उनसे एक बात करती है तो कोई ना कोई वजन तो होगा। चलो दुनिया को, मतलब यूनाइटेड नेशन को ले लेते हैं, पाकिस्तान को भी छोड़ दे, ईरान, रूस और सेंट्रल एशिया को भी छोड़े। यूनाइटेड नेशन में तो गैर इस्लामी ममालिक भी है, अमेरिका भी है, तो उनके जो रिपोर्ट्स आती है तो उसमें भी यही मसाइल होते हैं कि वहाँ पर कितने गैर मुल्की ग्रुप्स मौजूद है, TTP की कितनी तादाद है। तो इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन अफगान गवर्नमेंट को जिस तरह पाकिस्तान ने, जब अफगान तालिबान की हुकूमत बनी तो पाकिस्तान पहले मुल्क था जिन्होंने सफारत खाना तालिबान के हवाले किया।
में OIC की स्पेशल फॉरेन मिनिस्टर का इजलास बुलाया यहाँ पे, उसमें आमिर खान मुत्तकी भी आए थे। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिन्होंने 6 जो करीबी ममालिक है अफगानिस्तान के और हमारे वो पड़ोसी मुल्क, उनका एक स्पेशल ग्रुप बनाया कि किस तरीके से अफगान की मदद की जाए। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसको $9 अरब जब अमेरिका और यूरोप ने मुंजमद कर दिया अफगानिस्तान के, उसके खिलाफ आवाज उठाई। पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया को कहता था कि तालिबान को इंगेज रखे, उसके साथ राब्ते रखे, और क्योंकि अफगानिस्तान में जंगे हुई है। तो अब ये मसला है कि अफगान साइड को भी देखना पड़ेगा कि जब यहाँ मुश्किलात है, उन मुश्किलात में उनका जो रोल बनता है उसको अदा करना चाहिए। एक आखिरी चीज के ऊपर रोशनी डाल दीजिएगा ताहिर साहब कि अमीर मुत्तकी कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, किसी मुबैना कार्रवाई की बात कर रहे थे, क्योंकि ISPR ने इसकी तस्दीक नहीं की, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की या नहीं की। लेकिन हिंदुस्तान में उनसे सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो क्या पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान फिर खुद ही निपटे उन लोगों के साथ कि जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं? पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में जो ग्रुप्स के जो मुसल्ला ग्रुप्स है शिदत पसंद है, अब पाकिस्तान के लिए जंग में नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लड़ना नामुमकिन है, वो तो रियासत तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुश्किल बन गया है। इसीलिए कि पहले आपको आपका दुश्मन मालूम था कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो आपने जाकर के उनको वहां से निकाला, उनके खिलाफ आपने जंग की। अब आपके लिए मसला है कि मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे। आपने टारगेटेड ऑपरेशन करना है, आपने वहां जाना है, तो आपको ज्यादा नुकसान भी होता है, और ये हो रहा है कि जब मसलन जिस तरह औरंगजेब का आपने सुना जिसमें 11 फौजी शहीद हुए और फिर बाद में 5 जो मिसिंग थे उसकी भी वो भी शहीद हो गए थे। तो लिहाजा ये मसला है कि जब आप ज्यादा ऑपरेशन करेंगे तो कैजुअलिटीज का इम्कान तो ज्यादा होता है। तो जंग मेरे ख्याल में निस्बतन माजी की तरह, क्योंकि जब आपको पता था कि स्वात उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो ऑपरेशन हुआ, उनको निकाल दिया। दीगर जो तमाम कबायली अजला थे उनमें वो मौजूद थे, सबको निकाल दिया, वो क्लियर हो गए हैं। वो अब तो आबादी में वो आ गए हैं, तो आबादी में फिर आपके लिए बड़ा मसला हो गया ना कि वहां पर जब कार्रवाइयां करते हैं, तो ये एक मसला एक पेचीदा हो गया जंग। दूसरी बात मुत्तकी की जो आपने बात की है, तो जो हमले हुए हैं तो उनकी मुज़ाकरात की है। मैं थोड़ा इशारा भी दिया है। मैं कह रहा हूँ कि जब डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं, एंगेजमेंट हो रही है, मुलाकातें जिस तरह मैंने मॉस्को में 90 मिनट की बात की है, तो मेरे ख्याल में ये वाला तरीका ये आपके जो मसाइल हैं वो मजीद पैदा करेंगे। मेरे ख्याल में हमें अफगानिस्तान की इस वक्त इस मामले में ज़रूरत है और उनको लेकर चलना चाहिए, और उन पर हम एक तो अफगानिस्तान के साथ ये फिर दूसरे दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट की जाए कि अफगान तालिबान पे आप थोड़ा सा प्रेशर डालें। मेरे ख्याल में ताकत का इस्तेमाल और इस तरह के स्ट्राइक, ये सोचना पड़ेगा कि आया इससे हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं या हम मजीद मामलात को पेचीदा इससे हो जाते, इस पर देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और एंगेजमेंट, ये उसी स्ट्राइक से मेरे ख्याल में ये वाला पहले वाला जो है ये मुअस्सर है और इसी को परसू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त, और आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।